वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से टोटल 61 क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आपके फ्रेंड्स, आपका होम गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी को, साथ ही साथ 14 मार्च और 21 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है बिहार कांस्टेबल के लिए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो पहला सवाल आपका है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिलालेखों का अध्ययन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा करंट माइंड में इससे संबंधित जो भी आएगा उसका मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। सभी को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और रिविजन ज़्यादा करना है। तो देखिए, एक तो हो गया पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, तो शिलालेखों का अध्ययन। अब देखिए सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, एपीग्राफी क्या होता है? एपीग्राफी। एपीग्राफी के अंतर्गत आपको अभिलेख या शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। एपीग्राफी के अंतर्गत उसका हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा लेखा शास्त्र, यानी एपीग्राफी। तो दो सवाल बना फ्रेंड्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिलालेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एपीग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में जो प्रयुक्त भाषा थी मुख्य रूप से क्या थी फ्रेंड्स? आपका वो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न है जो देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब है जो क्या है, एग्जाम में जो प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा स्टैंडर्ड पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाता है, पहले जैसा एकदम सिंपल नहीं पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछने लायक है, एग्जाम बेस्ड है, इसलिए सभी को देखते चलिएगा। तो देखिए अब ये इस दूसरा नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स, ये भी देखिए आपका एसएससी सीपीओ में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए आपका 3 नंबर है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में उस समय लाए जाते थे? सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन अब क्या है दिया है फ्रेंड्स, ABCD न कर करके 1 2 3 4 दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, हम लोग को पढ़ना है, समझना, याद करना है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ यानी कब्रें। सवाल क्या था? महापाषाण संस्कृति इतना हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ। ये भी देखिए प्रश्न आपका SSC में पूछा हुआ है। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं? कौन सा स्थान से? तो सवाल नंबर जो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बागौर से। ये बागौर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागौर, याद रखिएगा। तो कह रहा है सवाल, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये बागौर है। बागौर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागौर स्थित है। ये पाषाणिक स्थल है बागौर, ठीक है। कौन सा? मध्यपाषाणिक स्थल है। तो यहीं से आपका प्रमाण मिलते हैं। तो अच्छा सवाल है, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं मध्यपाषाण काल में कहाँ से? तो बागौर से। बागौर कहाँ है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। सवाल नंबर 5 को देखिए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इस वर्ष पूरा पाषाण औजारे खोज निकाले थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाण औजारे खोज निकाले थे, कब निकाले थे? तो 1863 ईस्वी में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? नवपाषाण युग में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स।
तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेहरगढ़ में। फिर से सुनिए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले थे? तो मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये बलूचिस्तान में है, स्थित है, ठीक है। और ये जो मेहरगढ़ है जो आपका नवपाषाणिक स्थल है, जिस तरह से उसमें आपको बागौर मध्य पाषाणिक स्थल है फ्रेंड्स, उसी तरह से मेहरगढ़ है जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है और ये नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से क्या है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सब मिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। सवाल नंबर 7 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 हो गया, सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है कि सिंधु घाटी की खुदाई ने भारतीय इतिहास के प्राचीनतम को खालिस्तान तक पहुंचा दिया। कब पहुंचा दिया था? तो 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 2500 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की खुदाई ने भारतीय इतिहास के प्राचीनतम को कितना? तो आपका 2500 ईस्वी पूर्व पहुंचा दिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 है जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 8 को देखते हैं। 8 में देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ दिया हुआ निम्न में से 2 कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए से अंकित किया गया और दूसरा का कारण आर से। तो कथन है फ्रेंड्स, आपको कथन पढ़ना है, उसका जवाब देना है। चलिए इसमें समय नहीं वेस्ट करते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कथन है क्या दावा है। तो देखिए 8 नंबर सवाल में दावा कर रहा है कि कांस्य युग में नगीकरण हुआ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, कथन ये तो सही है। कारण करा है धनवान और गरीबों के बीच असमता बढ़ी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 8 का दूसरा हो जाएगा। ए और दोनों सही है, लेकिन आर यह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है कथन सही, असमता ही बड़ी थी, लेकिन जो स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण कर रहा है कारण वो नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे कौन प्रकाश डालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुरातत्व संबंधी खुदाई है, ठीक है। पुरातत्व संबंधी खुदाई है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में किसका किसका नाम जुड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से इसका आंसर सबको पता होना चाहिए फ्रेंड, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी हो जाएगा। सवाल का 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित जो जानकारी मेरे पास है फिर मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये देखिए आपका जो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने क्या किया था फ्रेंड्स? तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? ठीक है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में, याद रखिए इस सवाल पूछा जाता है। 1921 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी आपका किसके निर्देश में? तो सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, आविष्कार किया था। तो ये सवाल जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले दयाराम साहनी, याद रखें, सबसे प्रथम दयाराम साहनी 1821 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। उसके बाद में पूछा जाता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो है जो क्या हुआ फ्रेंड्स, उसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और इसका मोहनजोदड़ो का खोज है जो 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसने? राखल दास बनर्जी ने। तो दोनों को जरूर याद रखें, इसमें 2-3 जिक्के बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी देख लें। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, इसमें इसका आंसर की नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होगा उसे मैं बताता हूं। आप लोग भी इस सवाल का कमेंट करके हमें जवाब बताइएगा, आंसर ढूंढ करके। कह रहा है पुरातात्विक एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, जो मतलब कि पुरातात्विक से साक्ष्य जो मिला है उसके आधार पर निम्न में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति के संस्कृति के अवसान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। अवसान मतलब होता है क्या फ्रेंड्स? अंत होता है, समाप्ति होता है। तो जितना भी साक्ष्य अभी तक मिला है उसके हिसाब से, उसके आधार पर इनमें से कौन है जो मतलब उसका अंत का, हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कारण नहीं कहा जा रहा है। तो बाढ़ तो आपका कारण था फ्रेंड्स, बाढ़ भी कारण था, बाढ़ के कारण हुआ था। उसके बाद में भूकंप
भूकंप के बारे में इससे भी हुआ था फ्रेंड्स। बच गया आपको आर्यों का आक्रमण और जलवायु परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से एक बार सवाल सुन लें। पुरातात्विक एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्न में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति के अवसान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से आपका है जाएगा आपका कि जो आपका जलवायु परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हम आंसर ढूंढा फ्रेंड्स, नहीं मिला। आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके इसे हमें जरूर बताइएगा। सवाल एक बार फिर से सुन लें कि हड़प्पा संस्कृति के समाप्ति का अंत का कौन सा इसमें से कारण नहीं है। बाढ़ तो है, भूकंप भी है, आर्यों का आक्रमण है या नहीं है, जलवायु परिवर्तन है या नहीं फ्रेंड्स। तो इसका सवाल इसमें आंसर की में नहीं दिया है और मैं भी देखा सर्च करके तो एग्जैक्टली कहीं पर नहीं मिला। आप लोग को कहीं मिलता है तो इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा कारण है जो उत्तरदायी नहीं है हड़प्पा संस्कृति के अंत के लिए। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 12 को, प्रोफेसर जाकोबी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो सवाल नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ईस्वी पूर्व का 3रा मिलिया में लिखा गया था। ठीक है, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल रहता है फ्रेंड्स मैं इसको वहाँ पर बता देता हूँ। ये सब देखिए बहुत बार पूछा गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसको 2-3 तरह से पूछा जाता है। तो उपनिषद क्या है? दर्शन के स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। इस तरह से सवाल ये पूछा जाता है कि उपनिषद है जो किसका विषय वस्तु है। इस तरह से सवाल रहता है तो किसका है? दर्शन का विषय वस्तु है। तो 13 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए कह रहा है कि अध्यात्म के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है आपका 14 का कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? कठोपनिषद में आपको प्राप्त होता है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है, पंचमार्क सिक्का किस काल में प्रचलित था। तो आहत कहा जाता था प्राचीन काल सिक्कों को फ्रेंड्स। और ये पंचमार्क सिक्का मुख्य रूप से आपका मौर्य काल में प्रचलित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचमार्क का सिक्का मौर्य काल में प्रचलित था। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, जो 3 पिटक था फ्रेंड्स, त्रिपिटक था ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो तीनों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले सवाल एक बार फिर से समझ ले, थोड़ा वक्त दे फ्रेंड्स, थोड़ा पढ़ें, ढंग से पढ़ें ताकि आपको याद हो। कह रहा है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को किसमें सम्मिलित किया था। तो त्रिपिटक में सम्मिलित किया था। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके शिष्यों ने। तो पहला था आपका विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार, विधि निषेध का संग्रह, अर्थात इसमें नैतिक एवं सिद्धांत संकलित है। ठीक है, नैतिक और सिद्धांत किसमें संकलित है? तो आपको विनय पिटक में सम्मिलित है। सब फिर आपको बच गया, दूसरा हो गया क्या चाहे, सूत पिटक हो गया। तो सूत पिटक में मुख्य रूप से क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यही सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो किस पिटक में है। तो किस पिटक में हो जाएगा? सूत पिटक में हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का सूत पिटक में हो जाएगा। बच गया एक फ्रेंड्स आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या होता है? तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किसमें है? तो विनय पिटक में है। तो तीनों का मैं बता दिया। इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, देखिए याद रखिए, जातक के नाम आप लोग सुने होंगे। तो जातक में क्या है? जातक है जो आपका बुद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, तो जातक कथाएं में क्या होता है कि बुद्ध के जो पिछले जन्म की कहानियां हैं ना, उसमें वर्णन मिलता है। यानी जातक में बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां मिलता है, कथाएं उसमें मिलती है। तो जातक किससे संबंधित है ये याद रखिएगा जातक के बारे में। बाकी तो बता दिया, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जातक कथा का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे हो सकता है 1-2 सवाल आपको जरूर पूछा जाए। अभिलेखों के साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा कलिंग में।
कह रहा है अभिलेखों के साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? तो आपको कलिंग में ये नहर खोदी गई थी। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ये तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, 18 का मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है अगला सवाल आपका है कि मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो मनुस्मृति का जो संबंध है कानून से है। ठीक है, किससे है? तो कानून से है मनु। और सबसे प्राचीन स्मृति भी है जो आपका ये मनुस्मृति को ही माना जाता है फ्रेंड्स। और ये किससे संबंधित है? तो आपका कानून से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20, अर्थशास्त्र के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स, सभी मेरे ख्याल से पता होगा, चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। अब देखिए इसके बारे में कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन है वह मौर्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक प्रबंध है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, मौर्य के बारे में तो लिखा था। दूसरा, उसका काल और स्रोत विवाद के परे पूर्ण तरह से साबित है न, ये हमको लग रहा है गलत है फ्रेंड्स। फिर है आपका तीसरा है कि वह 15 अधिकरण में विभाजित किया गया था। तो अर्थशास्त्र को याद रखिएगा फ्रेंड्स, 15 अधिकरण में विभाजित किया गया था। सवाल भी पूछा जाता है कितना? 15 अधिकरण में। चौथा में दिया है दुर्भाग्यवश किसी और स्रोत से उसे सबूत की पुष्टि नहीं मिली, ये गलत है। यानी 1 और 3 इसका जो सही है। ठीक फ्रेंड्स, वह मौर्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक प्रबंध है। और 3 में वह 15 अधिकरणों में विभाजित है, यानी कि 1 और 3। तो कौन है फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही है। 1 और 3 है जो सही है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? ये भी सवाल है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अधिकरणों में था कौटिल्य का अर्थशास्त्र? 15 अधिकरणों में। और किस पे प्रकाश डाला जाता है? तो सभी को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के वर्णन किस में है? तो 3 का हो जाएगा फिर आपका मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? तो 22 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका 3 नंबर, मेगास्थनीज का इंडिका में वर्णन है प्रशासन के बारे में। अगला सवाल को लेते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसको टोटल मेगास्थनीज ने कितने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अब जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक किसमें? इंडिका में दिया है। और कौन कौन समाज था फ्रेंड्स उसके बारे में भी अगर जो कहते हैं तो मैं बता देता हूं। देखिए कौन कौन उसका समाज था। सवाल एक बार फिर से सुने, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था। और इसका लिखा हुआ इंडिका बुक में यह वर्णन भी किया है। ये कौन कौन समाज था फ्रेंड्स, तो आपका उसके बारे में बताया। पहला था जो दार्शनिक था, दूसरा था किसान था, तीसरा था जो अहीर था। ठीक है, तीसरा था जो अहीर था, चौथा में कौन था? तो कारीगर था, चौथा में कारीगर था, पांचवा में सैनिक था, छठा में निरीक्षक था, और सातवां में क्या था फ्रेंड्स? तो सभासद था। ठीक है, तो यही 7 भागों में विभाजित किया था। तो याद रखिएगा, 7 का नाम ही बताया मैंने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियां में विभाजित किया था? तो टोटल 7 श्रेणियां में। अभी मैंने बताया था दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहीर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक हो गया और सभासद हो गया। तो ये सभी 7 श्रेणियां था। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट 24 का है। देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट करते होंगे फ्रेंड्स, तो ये सब प्रश्न जल्दी मिलता है। तो 61 प्रश्न आपको एकदम रट जाना है फ्रेंड्स, इसमें से हो सकता है आपको जरूर प्रश्न आए। सवाल नंबर 24 को देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? तो सवाल नंबर 24 का क्या हो जाएगा? सीता भूमि से क्या होगा? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि गलत है, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि गलत है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, फिर है वनीय भूमि। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम अभी मैंने बताया था, इंडिका है। ठीक है,
चलिए अगला है फ्रेंड्स कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। अभी भी आ गया क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, एक भी प्रश्न इसमें जो है जो कोई ना कोई एग्जाम में ऐसा ना हो कि ना पूछा गया हो, तो सभी प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड्स। और क्या है, यही सब प्रश्न आपको रिपीट किया जाता है, क्योंकि जीके जीएस तो कॉमन होता है फ्रेंड्स। आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, रेलवे पुलिस में पूछा जा सकता है, होमगार्ड में भी पूछा जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, स्पेशल कहीं नहीं है, ठीक है। इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो आपको सब पढ़ना होगा। तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया था, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स इसका, तो अब आध हो गया होगा कितना, 15 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 26 का। चलिए सवाल नंबर अब 27 को देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है, देखिए बार बार घुमा करके पुस्तक के बारे में पूछा ही जाता है, तो कौन है, मेगास्थनीज है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी, किसने की थी। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की थी। 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 शाम शास्त्री ने किया था। किसने, शाम शास्त्री ने किया था। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किया था शाम शास्त्री ने। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। बहुत अच्छा सवाल है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र लिखा था उसके अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे, कौन कौन थे। तो सवाल नंबर 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, 2 और कितना 4, यानी कि 2 में कौन हो गया, धर्मस्थीय, और चौथा में क्या है, कंटक शोधन। इसका राइट आंसर आपका दे रहा है इसमें 29 का 4 दे रहा है ऑप्शन नंबर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 29 का 4। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपको देखे हैं कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है, तो 30 का आप बताइए। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज है जो कितने समाज को बांटा था, 7 वर्गों में बांटा था, उसका जिक्र किसमें किया था, इंडिका नामक पुस्तक में किया था। वही क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमा घुमा करके आपको पूछा जाता है, यार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स 2018 में, आप समझ सकते हैं तो किस तरह से घुमाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसका मेगास्थनीज की पुस्तक में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, किसमें, तो मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में किया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। 30 का तो हो गया, फिर सवाल नंबर 31 को देखें। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। देखिए ये भी बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछा गया है, पीटी में 1994 में ही। तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा के द्वारका के आसपास के क्षेत्र में, जैसे सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया, सिंधु हो गया, ये सब पर क्या था, इसका प्रभाव था। तो इसका हो जाएगा क्या, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये सब ज्ञात होता है। याद रखिए महत्वपूर्ण सवाल है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 आपका फ्रेंड्स कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लौह धातु के बारे में ये भी सवाल देखिए पूछा हुआ यूपीएससी में। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, ठीक है। अतरंजी खेड़ा से ये आपको मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहां से, तो अतरंजी खेड़ा से ये मिले हैं। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो 32 का हो जाएगा 2 अतरंजी खेड़ा से। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थॉमसन ने किया था। किसने, थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, किसने, तो थॉमसन ने किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। कौन नहीं आया था सिकंदर के साथ भारत में, तो सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। देखिए निरियाकस तो आया था, अनेसिक्रिस्टस भी आया था, अरिस्टोब्यूलिस भी आया था। आपका डायमेक्स है जो आपका नहीं आया था। सिकंदर के साथ भारत डायमेक्स नहीं आया था, बाकी सब ये जो आया था। देखिए वो डाइकेस था जो क्या था, तो सीरिया के राजा जो था उसका नाम क्या था, एंटियोकस ने
अपना राजदूत बना करके वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है, ये इसको डायमेक्स को। तो ये भी याद रखिए, डायमेक्स को क्या है, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था सीरिया का राजा। सीरिया का राजा का नाम क्या था, तो एंटियोकस था नाम था। और एंटियोकस है जो अपना राजदूत बना कर करके डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो यही नहीं आया था, क्योंकि बिंदुसार के दरबार में आया था राजदूत बन करके। आया था कौन कौन सिकंदर के साथ, तो निर्याकस, फिर अन्नानेसिक्रिटियस, आनेसिक्रिटियस, फिर अरिस्टोब्यूलस, ये सभी आया था। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ये कम समय है फ्रेंड्स, तो आपको पीडीएफ में बना करके इसी तरह से सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर में जितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको 2 घंटा बाद हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने वेबसाइट पर फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। वहाँ पर जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी करते रहिएगा। और शाम तक मैं एक और फुल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, जैसे अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी आप लोग देखें जैसा कमेंट करके बताइएगा। है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। कहेगा फिर अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, श्रीनगर शहर को कौन बनाया था, तो अशोक ने, एक तो यहीं पर हो गया। अब कहाँ से साक्ष्य मिलता है, किस कौन सा स्रोत से पता चलता है, तो 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कलहन की राज तरंगिणी से, ठीक है, क्योंकि कलहन का जो राज तरंगिणी है वो उसमें आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर के इतिहास के बारे में उससे जानकारी मिलती है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख, तो 36 का हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी एक क्वेश्चन आया था, फिर देखिए फिर रिपीट हुआ, कल से रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से होता है, अभी नहीं बताया मैं। चलिए अगला सवाल है कि वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो कौन सा स्थान है वो, 37 का। तो सवाल नंबर जो आपका 37 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, अनुराधापुर से पता चला है। वह स्थान जहां से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो अनुराधापुर से पता चला है। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। 38 का फ्रेंड्स क्या होगा, गेस करिए, किसमें अशोक का नाम मिलता है, तो गुर्जरा में हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर है 38 का। सवाल नंबर 39 को देखिए, सवाल नंबर 39 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है नहीं है, तो इसका 39 नंबर को देखना है फ्रेंड्स। तो 39 नंबर सवाल में है आपका पहला, लाइफ ऑफ हेनसोंग किसने लिखा है, तो हुई ली सियांग, ये तो सही है। द नेचुरल हिस्ट्री, एक गलत है फ्रेंड्स, द नेचुरल हिस्ट्री का लेखक टॉलमी नहीं है, कौन है जो मैं बताता हूँ। फिर हिस्टोरियल का पाइमेस ट्रोक्स फिलिपिकल, ये सही है। फिर द हिस्ट्रीज का क्या लिखा है, हेरोडोटस, ये हेरोडोटस को ही आपको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो द नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो ये रोमन इतिहासकार प्लिनी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, तो ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा, प्लिनी, आधा प हर्षिकार, प्लिनी के द्वारा है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो प्लिनी के द्वारा लिखा गया, ये है जो सुमेलित नहीं है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो प्लिनी हो जाएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, मैं कल बताया था फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी हो रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराऊँ। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 40 का क्या हो जाएगा, तो 13वें शिलालेख के से हमें पता चलता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध के बाद ही आपका जो है इसका अशोक का हृदय क्या हुआ था, परिवर्तन हो गया था, और मारपीट से वो संन्यास ले लिए थे, ठीक है। और ये कलिंग युद्ध हुआ था कब फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखें, कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखें 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में आपका कलिंग युद्ध हुआ था। और ये इसकी जानकारी किससे मिलता है, तो 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अच्छा सवाल, देखिए यूपीपीएससी में आपको ये पीटी में पूछा हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, खारवेल का बारे में जानकारी देता है, ठीक है, किसके बारे में, खारवेल।
और एक खारवेल का राजा कहाँ का था फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा ये खारवेल था जो आपका चेदी वंश के नाम आप लोग सुने होंगे। तो कलिंग में जो चेदी वंश था फ्रेंड्स, उसका सबसे प्रतापी राजा ही खारवेल था। ठीक है, याद रखिएगा, कलिंग के जो चेदी वंश था उसका सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। तो वही कह रहा, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो खारवेल के। और खारवेल है जो कहाँ का नरेश था फ्रेंड्स, तो आपको कलिंग के नरेश था। और कौन सा वंश के था, तो चेदी वंश का था। तो ये भी याद रखिएगा, चेदी वंश का था राजा खारवेल। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय, यहाँ प्रियदर्शी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, प्रियदर्शी इस तरह से देवनामप्रिय के रूप में किया गया है। तो सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, अशोक को किया गया है, अशोक को ही ने कहा जाता है देवनामप्रिय कहे या प्रियदर्शी इसका उपनाम है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 43 नंबर सवाल है कि अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के जो शिलालेख था उसको प्रथम बार पढ़ने वाला कौन सा अंग्रेज था, तो मेरे ख्याल से सबका इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। जेम्स कौन हो जाएगा, प्रिंसेपेंस हो जाएगा, प्रिंसेप हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप होगा। कब पढ़ा था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, आपका ये पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में इन्होंने पढ़ा था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शाहबाज गढ़ी। ठीक है, शाहबाज गढ़ी है जो आपका खरोष्टी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग एक प्रैक्टिस शीट मारते हैं तो देखिए ये सब प्रश्न आपको उसमें आता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में भी आपको ये सब पूछा जाता है। तो 45 का क्या हो जाएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो इसको किया था फ्रेंड्स आपका कनिष्क ने किया था। ठीक है, तो कनिष्क ऑप्शन नंबर एक इसका सही सा आंसर हो जाएगा। कनिष्क था जो किस वंश का था फ्रेंड्स, तो सभी जानते हैं कुषाण वंश के शासक था कनिष्क। ठीक है, और इन्होंने ही फ्रेंड्स आपको क्या किया था, कनिष्क सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 46 को लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी परिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। सवाल थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें अगर दिखाई नहीं पड़ा है तो मैं अच्छी तरह से पढ़ देता हूं, सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से, कौन सा नाम से, पोडुके नाम से द परिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अरिकामेडु को। ठीक है, किसको, तो अरिकामेडु को। अगला सवाल को देखिए कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। जो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो संदर्भित है, किससे संदर्भित है, सवाल नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केवल वासुदेव से संबंधित है। 47 का 4 हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी गया है। 48 का तो सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यिन तू से करते हैं। किससे, यिन तू से। अच्छा सवाल है, याद रखेगा, यून ती से चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यिन तू से करते हैं। तथा और फ्रेंड्स आपका थियान तू। ठीक है, थियान नाम से करते हैं, दो तरह से करते हैं। ठीक है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख है जो यिन तू, एक तो हो गया यिन तू और दूसरा एक और करता है फ्रेंड्स, किससे करता है, तो थियान तू, वो भी याद रखिएगा, थियान तू, यिन तू और थियान तू नाम से करते हैं। ठीक है, और एक है फ्रेंड्स आपका जो चीनी यात्री एक हेनसांग है। ठीक है, तो जो चीनी यात्री हेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, तो जो यात्रा किया था। ठीक है, तो यात्रा विवरण में एक ग्रंथ लिखा था फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपको CU की कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें देखिए 2-3 सवाल बन रहा है, बढ़िया बढ़िया फ्रेंड्स, सबका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स आपका यिन तू और थियान तू से करता है। लेकिन हेनसांग जो भारत आया था फ्रेंड्स हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो अपने भारत यात्रा का विवरण, जो अपने भारत आया था उसका विवरण पर एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो CU की नाम है उसका, याद रखिए, CU की उसका नाम है।
अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातत्वीय सामग्री यहां से खोदकर निकाली गई। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातत्वीय सामग्री यहां से खोदकर निकाली गई है। तो 49 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अरिकमेडु से निकाले गए हैं। चलिए सवाल नंबर 50 को देखें। सवाल नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। बहुत अच्छा सवाल है। 50 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तमिल भाषा में। याद रखिए, संगम साहित्य जो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तमिल भाषा में आपका लिखा गया है। सवाल नंबर 51 को देखें कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। 4 ग्रंथ है, इसमें से है जो कौन सा है जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो यह हो जाएगा आपका अमरकोश। अमरकोश है जो विश्वकोशीय ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कौन सा ग्रंथ है जो विश्वकोशीय है इनमें से, तो अमरकोश है। अगला सवाल को लेते हैं, 52 नंबर सवाल। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। देखिए सवाल भी आपका पूछा, अच्छा सवाल है। कहता है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अरिकामेडु से। कहां से? अरकामेडु से। सवाल नंबर 53 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 53 है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। ये तो बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो 53 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 53 नंबर जो सवाल है इसका हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है फ्रेंड्स? तो आपका अयोध्या लेख से आपको ये जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ करवाए थे। ठीक है, और जिसको कराने का श्रेय किसे जाता था, तो पंतजलि को जाता था। तो याद रखिएगा अयोध्या लेख से। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय प्राचीन साहित्य में मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। मलेच्छ, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से है, म आधा म ले छ संयुक्त। ठीक है, मलेच्छ। तो मलेच्छ का उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो 54 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विदेशियों के लिए किया जाता था। भारतीय प्राचीन साहित्य में मलेच्छ शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए किया जाता था, मलेच्छ, याद रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स, आपका 55 नंबर सवाल को लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो देखिए कौन नहीं लिखा था, तो आपका प्रियदर्शिका तो उसने लिखा था, रत्नावली भी लिखा था, नागानंद लिखा था। हर्षचरित वो नहीं लिखा था फ्रेंड्स, क्योंकि हर्षचरित के लेखक सभी को पता है क्या है, वाण भट्ट होता है। ठीक है, तो हर्षचरित का लेखक कौन है, वाण भट्ट है। इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं फ्रेंड्स, हर्षचरित यानी हर्षचरित का लेखक कौन, वाण भट्ट। हंसते हंसते है जो बाण चलाता था वो। ठीक है, वाण भट्ट क्या करता था, हंसते हंसते बाण चलाता था। इस तरह ट्रिक्स भी है हर्षचरित। तो ये देखिए पूछेगा नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन है। सवाल किस तरह से इसमें पूछा था फ्रेंड्स, आपको तीनों को याद रहेगा तभी पता चलेगा कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। तो देखिए प्रियदर्शिका रत्नावली लिखा था, हर्षचरित का लेखक कौन था, वाण भट्ट था, तो ये नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 56, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, मिलिंद पनो। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो आपको मिलिंद पनो हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखिए, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, कितना बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, चलिए कौन है बताइए अभी। 57 का क्या हो जाएगा, तो राजतरंगिणी है, जिसमें आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि चीनी यात्री सुंगयून ने भारत यात्रा कब की थी। ये भी सवाल देखिए पूछा हुआ है, तो यात्रा कब किया था, आपको 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 59 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 59 आपका है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथीगिरी किसके द्वारा विजित की गई है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर, देखिए बराबर पर्वत श्रृंखला पर आपको स्थित क्या है, तो गोरथीगिरी है, इसके द्वारा किसके द्वारा विजित की गई थी। तो सवाल नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, खारवेल के द्वारा। ठीक है, खारवेल के बारे में भी बताया था फ्रेंड्स, कलिंग के राजा थे वो खारवेल, चेदी वंश के। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 60 को देखिए। सवाल नंबर 60, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कालिदास। इसका हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में है, तो आपका फ्रेंड्स वाण भट्ट का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षचरित के लेखक कौन है, वाण भट्ट है, तो उसी में था, तो इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं, तो वाण भट्ट की पुस्तक में निहित है जानकारी हर्ष के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 61 इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि कलहन की राजतरंगिणी के निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया था। कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी कौन आगे बढ़ाया था, तो 61 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। कौन, जोनराज और श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया था। तो देखिए 61 प्रश्न था फ्रेंड्स आपका प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से। अब देखिए इतिहास के स्रोत से इससे 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में हो फ्रेंड्स, तो इतना सबको जरूर एक बार रिपीट कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।